हेलो दोस्तों। क्लास 11th में जो लोग अभी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे झारखंड बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में अगर आप हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने क्वेश्चन बैंक लेकर आया है। और क्वेश्चन बैंक में पूरा कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों को करवा देंगे। पूरा का पूरा एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन बैंक में क्लास 11th के लिए। ध्यान दीजिएगा, जिनका क्लास 11th में है अपने दोस्तों को भी आप बता दीजिएगा कि क्लास 11th के लिए कंप्लीट एमसीक्यू का प्रैक्टिस हम लोग करवाने वाले हैं। पूरा का पूरा एमसीक्यू का प्रैक्टिस हम लोग करवाने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर, जिसका नाम है CWH आर्ट्स। वैसे ये मेरा वीडियो जो है वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में भी जाएगा, लेकिन CWH आर्ट्स के नाम से जो चैनल है उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगा क्लास 11th के लिए एमसीक्यू का। अगर आप क्लास 11th में हैं, चाहे वो आप हिस्ट्री रखे हैं, ज्योग्राफी, आप मतलब आर्ट्स का आप कोई भी सब्जेक्ट रखे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, चाहे आपका हिंदी हो गया, सारे सब्जेक्ट का पूरा एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस मिलेगा। एमसीक्यू के लिए आपको CWH आर्ट्स का चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, और कंटिन्यूअस इसमें आपको एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ये जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया वो 2023 के एग्जाम के लिए जारी किया गया, लेकिन 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जारी इसको इस साल किया गया। 2023 के एग्जाम के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जारी उसको इस साल किया गया। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11th में पढ़ना क्या है। सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पढ़ना आखिर इसमें है क्या। उसको समझने के बाद तब हम लोग तैयारी अपना शुरू करेंगे। इसमें हम आपको पहले बेसिक चीज बता देंगे, उसके बाद हम लोग इसमें एमसीक्यू देखेंगे। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया। पोल साइंस का जो सिलेबस है, तो पोल साइंस के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट है पार्ट ए और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, उसमें पार्ट ए में हम लोगों को पढ़ना है भारत का संविधान। इसको हम लोग पार्ट ए बोलते हैं। तो पार्ट ए के अंदर हम लोगों को पढ़ना है भारत का संविधान। भारत का संविधान के अंदर पढ़ना है हम लोगों को संविधान क्यों और कैसे, यानी क्यों बना और कैसे बना। फिर भारतीय संविधान में अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में पढ़ना है। चुनाव और उसका प्रतिनिधित्व, यानी चुनाव की प्रक्रिया भारत में कैसी है और उसका प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं लोग। उसके बाद कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, विधायिका के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, संघवाद के बारे में पढ़ना है जो हमारे यहाँ यूनियनिज्म है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है। फिर संविधान का जीवंत दस्तावेज है उसके बारे में, और संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ना है। ये हम लोगों को पार्ट ए के अंदर पढ़ना है। पार्ट बी में हम लोगों को राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ना है। तो उसके अंदर सबसे पहला राजनीतिक सिद्धांत है कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय पढ़ना है। फिर हम लोगों को स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता पढ़ना है, सामाजिक न्याय पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है, नागरिकता पढ़ना है, राष्ट्रवाद पढ़ना और धर्मनिरपेक्षता पढ़ना है। आप लोगों को बताते चलिए कि ये सारे क्लासेस, जितने ये सिलेबस देख रहे हैं, पूरे का क्लास कंप्लीट हमारे यहाँ ऑनलाइन हुआ है। अगर कोई बच्चा क्लास 12th में, क्लास 11 तो कंप्लीट हो चुका है, क्लास 12th में अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास करें, तो 1000 रुपये में उनको पूरा ऑनलाइन क्लास एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का पूरे साल का फी केवल 1000 लगेगा। और फायदे की बात मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी, अगर वो 1000 रुपये पे करके एक सब्जेक्ट का, अगर वो अभी 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 12th का कोर्स लॉन्च हो चुका है 2025 के एग्जाम के लिए। तो अगर 2025 की परीक्षा के लिए वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। उसको फायदा क्या मिलेगा अभी से खरीद के? आखिर अभी से खरीद के क्या फायदा? तो अभी से खरीद के पहला फायदा ये मिलेगा कि 11th का पूरा क्लास फ्री में हो जाएगा। 11th फ्री में हो जाएगा, क्योंकि आपको फी देना है सिर्फ 12th का, नहीं 12th का फी जो 1000 है वही पे करना है एक सब्जेक्ट का। तो एक सब्जेक्ट का 1000 आप 12th का फी पे कर दीजिए। अब 11th हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, ताकि आपका, अब आप 1000 में 11th भी पढ़ लिए, 12th भी पढ़ लिए। एक सब्जेक्ट का पूरे साल भर का फी है, तो बहुत मिनिमम फी है, जो आराम से आप पे करके और 11th सारा फ्री में पढ़िए। क्योंकि होता क्या ना, आर्ट्स के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, और नहीं करने के कारण बाद में हमको कंपटीशन का जब तैयारी करते हैं तो फिर से पढ़ना पड़ता है। जबकि अगर अभी से आप पढ़ेंगे तो ये एसएससी लेवल का हम लोगों का नोट्स रहता है,
और इस नोट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एसएससी लेवल का तैयारी आराम से हो जाएगा। तो बाद में आपको तैयारी करने के लिए अलग से ही सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसमें अपने क्लास में सबसे अव्वल रहोगे, सबसे आगे रहोगे, अगर ये सब चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो अगर आपको लगता है कि अपने लाइफ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप ये काम कर सकते हो कि मेरे यहाँ क्लास 12 का कोर्स परचेज कर लीजिए और साथ ही साथ क्लास 11 फ्री में पढ़ लीजिए। क्लास 11 की तैयारी फ्री में हो जाएगी। मैं उसके लिए आप अगर मेरा क्या कैसे करेंगे कोर्स, तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरा ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर दीजिएगा, 9771580632 पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझे। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है और कैसे नए कोर्सेस में एनरोल्ड होना है, ताकि आपको आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक लिखा है भारत का संविधान क्यों और कैसे, किस तरह से संविधान जारी किया गया। तो बोलता है संविधान का आशय उन लिखित, संविधान क्या है, एक लिखित तथा अलिखित नियमों के संग्रह से। संविधान क्या है, ये लिखित और अलिखित, कुछ नियम है जो लिखे हुए, कुछ नियम है जो लिखे हुए नहीं है, उनका संग्रह है संविधान, जिसके अनुसार शासन का गठन होता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, शासन मतलब सरकारों का गठन होता है, वह कार्य करता है तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। राज्य मतलब सरकार, सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है कि दोनों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। तो संविधान क्या है, संविधान एक लिखित और अलिखित ऐसा दस्तावेज है, नियमों का संग्रह है, जिसके अनुसार कोई भी शासन यानी कोई भी सरकार का गठन होता है, वह सरकार कार्य करती है तथा राज्य तथा मतलब सरकार तथा नागरिकों के बीच एक संबंधों का निर्धारण इसके जरिए होता है। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार भारत का शासन चलता था। यानी आज़ादी से पहले जो हमारे यहाँ देश में शासन चलता था, वो अंग्रेजों का बनाए हुए कानून से शासन चलता था। 1919 में और 1935 में भारत सरकार अधिनियमों का विशेष महत्व है, जिन्हें संविधान भी कहा जाता है। लेकिन अब भारत का अपना संविधान बन चुका है 1949 में, जिसे हमारी संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत की गई थी। इसमें कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया और 26 जनवरी 1949 को पूरा हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ध्यान दीजिएगा, कब शुरू हुआ है संविधान बनना, तो संविधान बनना शुरू हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना शुरू हुआ था और ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया, गणतंत्र देश बन गया, जिसका अपना संविधान है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को प्रभुत्व या प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। भारत की प्रस्तावना के अनुसार, भारत में संविधान का प्रस्तावना क्या है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है तथा उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के वरदान को सुनिश्चित किया गया है। देश की शासन व्यवस्था के मूलधार संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रावधान उल्लेखित होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, उसके सफल संचालन हेतु संविधान परमावश्यक है और जिसके अभाव में अर्थव्यवस्था और अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर देश में संविधान नहीं रहेगा तो सरकारें क्या करेगी, अराजकता की स्थिति पैदा कर देगी और अव्यवस्था की स्थिति, मतलब जिसकी सरकार उसकी तानाशाही हो जाएगी। वो सोचेगा कि हम सब सुप्रीम है, हमसे कोई टकराएगा तो मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा नहीं है। सरकार अगर संविधान है तो हम लोग बचे हुए, संविधान नहीं रहेगा तो जो सत्ता पे काबिज होगा वो राज करेगा। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार किस प्रकार की गठित की जाएगी, यह सब व्यवस्था यानी संविधान में ये व्यवस्था डाली गई कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार किस प्रकार गठित होगी और सरकार का गठन किस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की मांग पूछ देगा क्वेश्चन एमसीक्यू कि संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो 1922 में। किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद 1934 में कांग्रेस ने भी इसकी मांग को दोहराया। 1922 में सोचिए, गांधी जी पहले बोल दिए संविधान सभा बनाने की जरूरत है, महात्मा गांधी। उसके बाद 1934 में कांग्रेस भी इसको दोहराया। 1942 में क्रिप्स ने अपने सुझावों में उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके अनुरूप संविधान सभा की स्थापना होनी थी।
क्रिप्स 1942 में बताया कि ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करके, ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको फॉलो करके संविधान सभा बनानी चाहिए। संविधान सभा की रचना का विस्तृत विवरण 1940 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया। संविधान सभा का पूरा विस्तृत विवरण जो दिया गया 1940 में दिया गया, और वो कब दिया गया, किसके अंतर्गत दिया गया, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत दिया। कैबिनेट मिशन होता क्या है, तो याद रखिएगा, जब हम 1947 में आजाद हुए थे तो क्या 1947 में चुनाव हुआ था, और जब चुनाव नहीं हुआ था, याद रखिएगा 1947 में जब चुनाव नहीं हुआ तो नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, बिना चुने, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, तो प्रधानमंत्री बने थे कैबिनेट मिशन के तहत। यानी कैबिनेट मिशन ये बोलता है कि ठीक है, हम आज आज़ादी आपको दे रहे हैं, तो आज तो चुनाव हुआ नहीं, कोई सत्ता में तो उसमें जीता नहीं था, तो सत्ता में नहीं जीता तो कैबिनेट के जरिए वहां पे सरकार का गठन हो गया। उसके बाद पहला चुनाव हुआ, उसके बाद तो जब पहला चुनाव हुआ तब सही वास्तविक सरकार हमारे देश की सरकार बनी जो जनता की थी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, और लोकतंत्र में हमारी लोकतंत्र में ये बात है कि जनता की सरकार होनी थी। तो जनता की सरकार पहली बार जब जारी किया गया, वोटिंग हुआ, पहली बार जब मतगणना हुई, तब ये जनता की सरकार असल में बनी। उससे पहले सब कैबिनेट मिशन के अंदर सरकार में बैठे हुए अधिकारी थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उप प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। ये भी पूछ सकता है, पहली बैठक कब की गई, 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ऐसे भी पूछ देता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो भी अस्थायी है, परमानेंट, वो हिलने वाले नहीं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो पूछा जाता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा भारतीय संविधान के निर्माण में। भारत के संविधान में अंतिम रूप से में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। भारत के जो संविधान बन गया, वो जो फाइनल बना था 1949 में, उसमें 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची थी जो फाइनल बना था। आज इसकी संख्या बदल गई है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। आगे लिखा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यानी कब लागू किया गया, 26 बनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। यानी इसी को उसी दिन अप्लाई किया गया, उसी दिन लागू किया गया और उसी दिन देश को समर्पित कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। यानी बनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी संविधान में संशोधन हुआ, चेंज हुआ, तो 42वां चेंज हुआ। उससे पहले 41 चेंज हो चुका था। ने प्रस्तावना में संशोधन करके भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। यानी 1976 में यह शब्द जोड़ा गया संविधान के प्रस्तावना में, ध्यान दीजिएगा, यह शब्द जोड़ा गया है 1976 में, 42वें संशोधन में जोड़ा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है होगा। राष्ट्र की एकता के साथ उसकी अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये दोनों शब्द जोड़ा गया 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब। देश के विभाजन का संविधान निर्माण पर विशेष प्रभाव पड़ा है। देश जब बट गया 1947 में, भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उसका संविधान के निर्माण पर विशेष प्रभाव पड़ा है। नागरिकता की समस्या का समाधान किया गया, नागरिकता की समस्या का समाधान किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। सबल केंद्र की स्थापना की गई, मतलब एक मजबूत केंद्र बना, और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने हेतु बंधुत्व के तत्व को प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। ये सारी समस्याएं, देखिए, जिस दिन विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उस समय क्या हुआ ना, बहुत सारी समस्याएं आ गई कि कौन देश का नागरिक कहाँ रहेगा। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, हिंदू लोग इंडिया गए थे, इंडिया से बहुत लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो नागरिकता का सवाल था। तो इसको बहुत अच्छे से सुलझाया नहीं जा सका उस समय, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, उस समय सुलझाना मुश्किल था। तो बहुत अच्छे से सरकार ने इस समस्या को नहीं सुलझाया, जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों में से अनेक व्यवस्थाएं ली है। यानी भारत का जो संविधान बना है उसमें सारा भारत का बात नहीं है, बहुत सारे विदेश के संविधानों से बातें ली गई। जैसे इस बारे में अंधाधुंध अनुकरण नहीं किया गया, मतलब बहुत ज्यादा दूसरे देशों के संविधान को नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ कुछ चीज है जो दूसरे देशों से लिया गया, बल्कि देश की परिस्थितियों और जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसलिए ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई। जो हमारा
डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया गया है ब्रिटेन से। हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया, जो पार्लियामेंट कैसे चलेगा। अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय का सिस्टम लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट सबसे मेन होगा, न्यायिक समीक्षा वहीं से होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम अमेरिका से उठाया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से उठाया गया है, और कनाडा से जो है वो शक्ति उठाई गई, समीक्षा की शक्ति जो है कनाडा से उठाई गई है। ये 3 जगह से 1935 के भारत सरकार अधिनियम में से भी उपयोगी सामग्री ली गई है। 1935 में भारत सरकार जो अधिनियम बनाई थी अपने यहाँ, अंग्रेज जो बनाए थे 1935 में, उससे भी कुछ व्यवस्थाएं ली गई है। और तब तो ये इसका मतलब है कि हमारा संविधान जो है वो 3 देशों से मिलकर बना। ब्रिटेन से कुछ लिया गया, कुछ कनाडा से लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ भारत की अपनी व्यवस्थाएं थी, और कुछ दूसरे देशों से और लिया गया। नीति निर्देशक तत्व दूसरे देशों से उठाया गया। तो चलते आगे, बोलता है हमारी संवैधानिक व्यवस्था अनेक स्रोतों पर आधारित है, जैसे ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम आज भी अब हमारे यहाँ चलता है, संविधान सभा में हुई चर्चाएं, न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्थाएं, प्रशासनिक आदेश, सुस्थापित रीति रिवाज, ये सबको ध्यान में रखना होता है कि हमारे संविधान को बनाते समय इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं। आगे लिखा है भारतीय संविधान की भी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे इसने भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया है। केंद्र पर व राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है। सहयोगी संघवाद, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। लचीलेपन और कठोरता का विचित्र मिश्रण, यानी कुछ हमारे संविधान में ऐसी बातें हैं जो लचीलापन है, जिसमें हम जब चाहे परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें कठोर है जो कि परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी सरकार के हाथ में भी नहीं उसको सरकार चेंज कर दे। हमारे संविधान में 2 व्यवस्थाएं दी गई है, एक व्यवस्था जो फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, और एक जो है हार्ड है, इसको रिजिड बोलते हैं, रिजिड कठोर। तो जो व्यवस्थाएं लचीलापन वाला व्यवस्था है उसको सरकार जब चाहे संसद में एक प्रपोजल लाके, एक प्रस्ताव लाके उसको बदल सकती है। लेकिन जो व्यवस्थाएं स्थिर है, जो व्यवस्थाएं बदली नहीं जा सकती, सरकार उसको कुछ भी कर ले नहीं बदल सकती। चाहे कोई भी अध्यादेश पार्लियामेंट में लेकर आ जाए, कोई प्रपोजल लेकर आ जाए, कोई बिल लेकर आ जाए, उन सारी व्यवस्थाओं को सरकार बदल नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है जो जिसे कभी भी छीना नहीं जा सकता। जैसे हमारे मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता, हमारे मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। सरकार कुछ भी करके हमारे मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती, हनन नहीं कर सकती। चाहे सरकार कोई भी कानून बना दे, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है कि मौलिक अधिकार हमारे अपने अधिकार हैं, इसे कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई हमारे मौलिक अधिकार हमसे ले सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं डेवलप की गई। तो हम लोग पहले क्लास में इस चीज को देखे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एमसीक्यू। टोटल देखिए कितना सारा एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं है। तो अगर हम लोग एक क्लास में देखें तो एक क्लास में सारा एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं हम लोग, अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं सारे एमसीक्यू को, तो सारा एमसीक्यू हम लोग यहाँ से करके कंप्लीट करते चले जाएंगे। चलिए सबसे फर्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, कर करके कंप्लीट ही कर लेते हैं, एक क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला लिखा है 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल कितनी संख्या थी। यानी जो 1946 में संविधान सभा बना था उसमें देश में कितने रजवाड़े थे, कितने राजा रजवाड़े थे। तो याद रखिएगा उसमें रियासत कितने थे, 93 थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, तो सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अभी तो पढ़े ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष थे, अस्थायी सदस्य थे। भारत एक गणतंत्र देश है, क्योंकि भारत को गणतंत्र देश क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है जिसका पद निर्वाचित होता है। भारत संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था, संविधान सभा के गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। अभी तो पढ़े थे, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया। संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की थी कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। संविधान सभा के सत्र में कौन ऐसे थे इसमें से जिन्होंने मांग किया था कि भारत को जो है समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो वो मांग करने वाले थे टीटी कृष्णाचारी।
किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? भारत में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? तो वो वाइमर जर्मन के संविधान से ली गई। संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? संघात्मक शासन की स्थापना सबसे पहले कौन सी देश में हुई थी जहां पे संघ चलेगा, संघात्मक शासन चलेगा? तो कनाडा। और कनाडा से हम लोग लिए। भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। ना अधिक लचीला है, ना अधिक कठोर है, ठीक है। दुनिया का सफलतम संविधान है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। आगे लिखा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं? इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ये तो काम है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र में रेखांकन करता है, ये भी है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये गारंटी नहीं हुई। सत्ता में बुरे लोग भी आ सकते हैं ना, सत्ता में गलत और सही आदमी आ सकता है। संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं है या कोई अमेंडमेंट नहीं कि संविधान में सब अच्छे लोग ही आएंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सबको मालूम है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? सब लोग याद करके रखते हैं, 2 साल 18 महीना, 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ही तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय मूल संविधान में कितने भाग हैं? टोटल अभी बता चुके हैं। भारतीय जो संविधान बना है उसमें मूल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में अगर भागों की संख्या देखी जाए तो 22 भाग है। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वही हम लोग अभी देख चुके थे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना ही संविधान की कुंजी है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। तो तीनों सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारत का संविधान किसने बनाया? भारत की जनता ने, संविधान सभा ने, अधिकारियों ने और अंग्रेजों ने। तो सिंपल बात है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। जनता थोड़ी लिख रही थी, संविधान सभा ने लिखा है। हाँ, जनता के हितों का ध्यान में रख के बनाया गया। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई? न्यायिक समीक्षा किस संविधान से न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? कौन व्यक्ति ये बोला था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? ये कथन है जेलिनेक का। किसका कथन है? जेलिनेक का। संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1945 को शुरू किया था, जो कि नवंबर 1949 में जाके कंप्लीट किया था। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। संविधान समिति के नहीं, संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो जो ये थे वो प्रारूप समिति के थे। ड्राफ्टिंग जो कमेटी था उसके मेंबर थे, उसके हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है जो संविधान को ड्राफ्ट करेगा, जो संविधान को बनाएगा, उसके अध्यक्ष थे। जो संविधान बनाने वाली संस्था थी उसके अध्यक्ष थे, ये संविधान ड्राफ्ट करने वाले थे। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? कौन ऐसे थे जो संविधान की प्रस्तावना को भारत की जन्म कुंडली कह दिए कि भाई सब कुछ है लेकिन जन्म कुंडली है राजनीति का? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। ये कौन कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? यानी जो वकील है, जिसके पास कानून की जानकारी है, उसके लिए भारत का संविधान स्वर्ग माना जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो है, इसकी कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसका चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। वर्ग का जो मताधिकार था कि कितने वर्ग के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उसके आधार पर हुआ था। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान का अमूल ढांचे को सूत्र निर्धारित किया था? कौन सा ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसमें संविधान सभा का अमूल ढांचा निर्धारित किया गया था? केशवानंद भारती का एक केस था 1973 में। संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? संविधानवाद का अर्थ होता है
लोगों को कानून का शासन प्राप्त होना, बिल्कुल। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना, ये भी ठीक है। शासन का गठन संविधान के नियम के अनुसार होना, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ये हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अति लघु उत्तर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बोलते हैं संविधान को परिभाषित कीजिए। तो संविधान किस देश की, मतलब किसी देश की शासन प्रणाली को विवेचित करने वाला कानून होता है। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। किस देश का संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान आज तक लिखा हुआ नहीं है। आज तक ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ 1946 में और 1949 में बना के दे दिया। उसके बाद है क्रिप्स मिशन का कोई एक सुझाव लिखें। क्रिप्स मिशन क्या बोला था? तो बोला था कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, ये इसका सुझाव था। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था। भारत में जो नीति निर्देशक तत्व संविधान में जारी किए गए हैं वो कहाँ से लाए गए थे? किस देश के संविधान से लाए गए थे? तो आयरलैंड के संविधान से भारत में नीति निर्देशक तत्व लाए गए, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र कैसे बना? तो याद रखिएगा, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र निम्न कारणों से बना कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले। 8वां क्वेश्चन है, चलिए 8वां क्वेश्चन है छोटा। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे और इनमें से देशी रियायतों और प्रांतों का प्रतिनिधित्व कितने थे? बोलता है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें से 93 सदस्य थे जो कहीं न कहीं देशी रियासत के थे। देशी रियासत मतलब राजा रजवाड़े। और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों के थे और 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों के भेजे जाते थे। ये टोटल सदस्य इसमें थे, यानी 389 में 292, 4 और 93 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता से क्या आशय है? संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि सब कुछ है, अगर सबसे सर्वोच्च हमारे देश में तो वह भारत का संविधान। सबसे सर्वोच्च अगर कोई चीज है तो हमारे यहाँ भारत का संविधान है। इसी को संविधान का सर्वोच्चता बोलते हैं। और लास्ट एक है कि लचीला और कठोर संविधान से क्या आशय है? लचीला संविधान का मतलब है कि जब चाहे सरकारें इसमें परिवर्तन कर सकती है। सरकार को लगता है कि संविधान चूंकि 1950 में बना है तो 1950 की स्थिति और आज की स्थिति बहुत अलग अलग है। तो अगर चाहे सरकार, तो लचीलापन का मतलब है कि सरकार संवैधानिक तरीके से जो जनता के हित में होगा उसके लिए संविधान में संशोधन कर सकती है। और कठोर का मतलब कुछ ऐसे कानून बनाए गए, कुछ ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं संविधान में जिसे सरकार चाह के भी बदल नहीं सकती, वो कठोर होता है। तो जिसे सरकार बदल नहीं सकती वैसे कानून को हम कठोर बोलते हैं, और जिसमें सरकार जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बदल देती है उसको लचीला बोलते हैं। तो लचीला का मतलब है कि जिसको सरकार बदल देती है, और कठोर का मतलब है जिसको सरकार नहीं बदलती है। अब 11th क्लास को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब आप 11th क्लास में आएगा नहीं। 11th क्लास में आपको एमसीक्यू पढ़ना है, तो एमसीक्यू हम लोग वेरी शॉर्ट इसलिए बता दिए ताकि वेरी शॉर्ट भी तो एमसीक्यू होता है। अब यहाँ पूछ देता किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन का ऊपर नहीं पूछा हुआ था, पता चल जाएगा ना। उसके बाद था कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। इसलिए हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कर देंगे क्योंकि ये भी एमसीक्यू है। लेकिन ये सब एमसीक्यू नहीं, इसलिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो के साथ रहेंगे। आप लोग पढ़िए और अच्छे से तैयारी अपना कीजिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा ना तो आपको फायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा आप जुड़ के इसका बेनिफिट ले सकते हैं उतना ही बेहतर होगा, इसलिए आप जुड़े और इसका फायदा लें।